नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम टू सिटीजन व्यूज़। मैं अमन। आज हम हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पर जुटे हैं किसान अपने आंदोलन में। हम हैं कुछ लोगों से मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत करी और जानना हम चाहेंगे, उनके साथ एक चौपाल में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके विचार इन बिलों के बारे में क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा तौले है। महाराष्ट्र के मराठवाड़े से हूँ, ज़िला उस्मानाबाद से। अभी किसान संगठन, किसान जो आंदोलन है किसानों का, वहाँ जुड़ने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या है कि किसानों का ये जो मसला है, ये समझ लेना चाहिए सरकार को, कोई भी सरकार हो। मोदी जी कहते हैं कि हमने किसानों का भला चाहते हैं और इसीलिए हम ये कानून लाए हैं, हमने एमएसपी किया है वगैरह। अगर ठीक है, ऐसा है, आप बोलते हो कि एमएसपी को कुछ भी धक्का नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो आपने इस कानून में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? ये पहला प्रश्न। दूसरी बात ये है, वो बोलते हैं हमने एमएसपी बढ़वाई। वो गेहूं का कृष्णा, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मैं अभी हमारे यहाँ सोयाबीन, गेहूं और मैंने खेत में अभी मिर्च लगाई है, ऐसा। तो मेरा अभी मैं बोल रहा था आपको, तो किन में से किस चीज़ पे एमएसपी डिक्लेयर है आपके? एमएसपी गेहूं में। गेहूं में है। हाँ, तो गेहूं में कितनी एमएसपी बताती है सरकार? सरकार बताती है 1850 रुपये। तो जब आप गेहूं बोने जाते हैं तो आपके मन में ये ख्याल होता है कि आपकी जो भी गेहूं होगी वो 1850 क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है? क्या है कि एमएसपी अगर उसका प्रोटेक्शन है तो उन्हें खरीदना पड़ता है 1850 के आगे, उसके नीचे नहीं। किंतु अगर एमएसपी का प्रोटेक्शन नहीं रहता है और हम प्राइवेट कंपनी में बेचने चले, तो वो बोलेगा 700 या 800 में दे दो। अगर आपको ज़रूरत, आपके यहाँ सबसे कम कितने रेट में बिकी है गेहूं? हमने हमारे यहाँ 1100 तक बिकती है, 1100, 1150, 1150 तक बिकती है। 1850 की चीज़ आप 1100 रुपये में बेचते हैं। जब आप अपनी फसल मार्केट में इस भाव पे बेच के जाते हैं तो अगली फसल बोने का जो आपका मन है वो कैसे कर जाता है? अभी क्या है कि इस टाइम हमें एमएसपी नहीं मिली, फसल का भाव नहीं मिला, तो हम बैठ तो नहीं सकते ना घर में। हम किसान हैं, खेती करना ही पड़ेगा हमें। अगर हमें आगे खाना खाना है, जिंदा रहना है, तो हमें किसानों के लिए खेती तो सबसे पहला अहम है। तो भाव मिले, आपके लिए एक किस्म से ये सर्वाइवल की बात है कि हाँ, नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर नहीं किया, हमें एमएसपी वगैरह नहीं दिया और हमने आगे अगर किसानी छोड़ दी, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? इसीलिए हम इस बार जो यहाँ आकर रुके हैं, 30 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, हमारा यही मानना है कि हमारे पास खेती के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि हमें खेती में ही थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए। हम बाकी आपसे कुछ नहीं मांगते। हम आपको ऐसा नहीं बताते कि हम सुबह 3 बजे 4 बजे खेत में जाते हैं, हमें बहुत त्रास होता है, वो सब हम सहन कर लेंगे। पर हम क्या मांगते हैं कि हम जब 3 महीने में, 6 महीने में पूरी मेहनत करके वो फसल उगाते हैं, हमने उगाई हुई फसल बेचने के लिए हमको अधिकार होना चाहिए ना, उसकी कीमत कितनी हो कितनी नहीं हो। अगर वही हमारे पास नहीं है अधिकार, तो हम जिएंगे कैसे? ये हमारा मसला है। तो मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि ये फार्मर जो है वो समझ नहीं पा रहा है और हम इनकी इनकम डबल करना चाहते हैं। उनके जितने भी स्टेटमेंट्स रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि वो एक जो किसान है उसके लिए एक अच्छी वो रखते हैं, नीयत रखते हैं, उसके खैर ख्वाह हैं। तो इस से तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है इस बात का कि आप जितने पैसे में अपनी गेहूँ बेच के आते हैं, तो उसके बाद इसके ऊपर इन इन बिलों पे आपका ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट मतलब क्या है? मोदी जी बोलते हैं कि ये किसानों के लिए, भले के लिए है। अभी देखिए, ये जो पूरे 3 काले कानून हैं, उनको इकट्ठा करके दिया जाए तो नाम ऐसा हो सकता है कि ओपन मार्केट पॉलिसी कहते हैं, इस तरीके से।
तो आप अमेरिका को विश्व में बोलते हो सबसे बढ़िया, अमेरिका देखो, यूरोप देखो, वहाँ ये ओपन मार्केट पॉलिसी फेल है। उस तरीके से जो बड़े बड़े कंट्री है, खंड है, तो हमारे भारत में ये नहीं चल सकती। इसका पहले से अलग अलग देशों में अप्लाई करके देखा है। तो मेरा ये मानना है कि ये फेल है हमारे यहाँ भी। और क्या है कि मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हित चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपने किसानों को विश्वास में लेकर, उन्हें पूछताछ कर कर, उनके दो चार लोगों को, उनके दो चार नेता लोगों को पूछकर ये कानून क्यों नहीं बनाया? जबरन दबंगाई करके एक रात में आपने ये कानून क्यों पारित किया? अगर आप किसानों का हित चाहते हैं ना, अगर आप किसानों का हित चाहते हैं तो देश में जो किसान है सभी आपके पीछे खड़े होते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा और फिर कानून लेना चाहिए था। जनाब, आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर से, उत्तराखंड के काशीपुर से हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवतार सिंह है। किस चीज़ की खेती करते हैं? हम लोग गेहूँ, धान, गन्ना, लाई, इस तरह की खेतियाँ वहाँ ज़्यादा हैं। तो आपको मतलब क्या, अभी आप कितना समय हो गया और क्या मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं आगे? देखिए, समय तो मैं शुरू में ही आ गया था, 3 हफ्ते करीब हो गए हैं, लेकिन इसकी हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे इन लोगों की रही हो, वो लोग पूंजीपतियों के इशारे पर काम करते हैं। हमारे देश में जो बड़े पूंजीपति हैं, उनके जो 10,000 करोड़ से ऊपर का आदमी है, उनके इशारों पर ये सरकारें चलती हैं। अब क्या होता है कि जो बड़े पूंजीपति लोग हैं ना, ये ज़मीन जो हमारी कृषि को ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो किस लिए नहीं दिया रहा, उसके जड़ में है क्या, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है, उसकी बुनियाद किसान को आगे लाना नहीं है, उसकी बुनियाद है इंडस्ट्री को आगे लाना। अब इंडस्ट्री कैसे आगे आएगी? इंडस्ट्री को चाहिए मजदूर चाहिए ना, और मजदूर चाहिए सस्ता से सस्ता, और वो सस्ता मजदूर तब मिलेगा जब उसको खाना सस्ता मिलेगा। तो इसलिए उस खाना सस्ता तब देंगे जब अनाज सस्ते होंगे। तो अनाज इसलिए सस्ता रखा जाता है कि उस मजदूर को अनाज खिलाना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, और किसान चाहे उसमें जितना मर्जी पिस जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। इस कारण अनाज हमारे सस्ते रहे हैं। ये मेन पॉलिसी है सारी सरकारों की। इस साल में मान लो आपको आलू है, मिर्च है, टमाटर है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसमें ये कह सकते हैं, मान लो वो मार्केट में सस्ता हो गया तो वो यूँ बोल देंगे कि भाई ये तो सस्ता हो गया, अब हम तो इस रेट में लेंगे नहीं, और उसके लिए वो अपने क्वालिटी को एक बना लेंगे कि ये फलाना 56 नंबर क्लॉज पढ़ लो। और इसके अंदर जब बड़े से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स में धोखा खा जाता है, जो कि हमने देखा है इंश्योरेंस के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में हम देखते हैं। तो यूँ सरकार का यूँ ही समझ लेना कि भाई ये लोग मतलब इनके भले के लिए है और इनको फ़ायदा होगा और कॉन्ट्रैक्ट खेती से फ़ायदा होगा। एक किसान जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता दूर दराज के इलाके में, अगर उसको उसके साथ धोखाधड़ी की संभावनाओं को ये कहाँ तक बढ़ा देता है? सर, आप कहाँ से हैं सर? क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह मेरा नाम है, सितारगंज से बिलोंग करता हूँ, उधम सिंह नगर से, उत्तराखंड से हूँ। उधम सिंह नगर, यूपी से? जी, उत्तराखंड से? उत्तराखंड से हूँ। तो आपको क्या लगता है इन बिलों के बारे में? पहले आप बताएं कि आपको देखिए क्या लगता है? सर, ये काले कानून जो है ना, काले कानून इतने गलत बना दिए गए हैं कि जब अब लोगों को समझ में आने लग गया है ये काले कानून जो हैं। हम बिल्कुल इसका पूरा विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे जब तक यह नहीं मानेंगे, हम यहाँ जाएंगे नहीं। हम लोगों मैं 19 तारीख को यहाँ पहुँचा था और 28 घंटे में टिकट लेकर यहाँ पहुँचा, टिकट लेकर 28 घंटे पहुँचा था। इतना परेशान करा हम लोग रास्ते, पुलिस वालों ने, प्रशासन बहुत परेशान करा, फिर भी हमारी हिम्मत थी, हमने यहाँ पहुँचे हैं। और अब ये इरादा है कि जब तक वापस हम घर नहीं जाएंगे। काले कानून ऐसे काले कानून बनाए हैं, इसको वापस लेना पड़ेगा, लेके वापस करवा के जाएंगे हम। सरकार चाहती नहीं है, सरकार तो चाहती नहीं, मुद्दे पर आना नहीं चाहती, वो तो भटका रही लोगों को। मतलब लोग जो काश्तकार बैठे हैं खाली, घर से खाली हैं, बैठे हैं। जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों को भटकाया जा रहा है, इन किसानों को, भटके हुए किसान हैं ये। किसान भटके हुए ने, वोट ही भटका रहे हैं इनको। कभी इलेक्शन में वहाँ जाना, कभी यहाँ, काश्तकार कोई भटका हुआ नहीं, घर से खाली नहीं है। सब लोग काम करने वाले हैं, मेहनत कश का आदमी हैं। अगर 10 सरदार जो इकट्ठे हो गए, इनको उग्रवादी कहने लग जाएंगे, और जब मोहम्मदन इकट्ठे हो गए तो इनको दूसरा नाम दे देंगे। ये तो इनकी चाल है, पॉलिसी है इनकी, बीजेपी की जो पॉलिसी है। आप अपना नाम बताएं पहले। जी, बलजिंदर सिंह मान मेरा नाम है। बरेली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम लोग।
आपके यहाँ किसान की मुख्य समस्या क्या है? हमारे यहाँ किसान 3 फसल ज़्यादा मुख्य रूप से बोते हैं, गन्ना, गेहूँ, धान और मटर होता है, लाही हो जाती है। हमारे यहाँ इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो धान को लेके आई है अभी, जो फ़िलहाल चल रही है। हाँ, सारी मंडियों में धान भरा पड़ा है, किसान 2-2 महीने मंडी में बैठता है, रातें काटता है, जैसे यहाँ रातें काट रहे हैं। उसका धान एमएसपी पे तुलता ही नहीं है। बीच में बिचौलिए जो हैं, जो आड़ती सरकार ने बना रखे हैं, वो बीच में से उसका शोषण करते हैं किसान का। तो किसान को एमएसपी नहीं मिल पाता, तो मजबूरी में बेचारे वो उसको किसी व्यापारी के कोई 800 में ठग लेता है, कोई 1000 में। मोदी जी जैसे ये भी कहते हैं कि हम तो इनको व्यापारियों के शोषण से बचा रहे हैं, और हरियाणा पंजाब के किसान का ये कहना है कि भाई हमारे तो ये सुख दुख में काम आने वाले सिस्टम भी है कहीं कहीं। तो ये किस तरीके से आपको जो आड़ती कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार ने जो कानून बनाया इसमें तो आड़तिया उसका भी वो भी ख़त्म हो जाएगा, आड़तिया भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो सुख दुख का साथी है आड़तिया किसान का, तो जो आड़तिया है तो वो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपना बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? अभी तो उसका किसान से काम चल रहा है, किसान का उससे चल रहा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो आड़तिया भी है या जो प्राइवेट मंडी एक किस्म से जो चल रही है हर चीज़ में, उसके कारण रेट नहीं मिल पा रहे या सरकार का ध्यान ही नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, मंडी तो प्राइवेट अभी आनी है, उससे पहले ही वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, उनका असर दिखना शुरू हो गया है प्राइवेट मंडियों का। प्राइवेट मंडियों का असर इसलिए दिख रहा है कि हम ये बार बार ये कहते हैं कि आप प्राइवेट मंडियाँ लाने की ज़रूरत क्यों है? जो पहले मंडियाँ चल रही हैं उसी को मजबूत करो आप। छोटे छोटे गाँव में खोलो, किसानों में जाओ आप, कस्बों में खोलो मंडियाँ तो और खुलें। वो कह रहे हैं हम एक एक्स्ट्रा इनको विकल्प दे रहे हैं और वो मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। जब जब धोखे में रख रहे हैं, वो धोखे में रख रहे हैं, मंडी को जारी नहीं होगी। कोई मंडी धोखे में रख रहे हैं वो लोग। तो अगर 2 मंडियां जारी रहती हैं तो सर 2 मंडियां अगर जारी रहती हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा है? देखिए, मंडी कहाँ जारी रहेगी? एक तरफ तो वो पूंजीपति जो करोड़ों टन अनाज इकट्ठा कर सकता है, और एक तरफ वो मंडी जो 100-200 400 कुंटल खरीदने वाला है, तो उसमें कंपटीशन हो ही नहीं सकता। और इसका जो तो एक किस्म से सर, जैसे अब मान लो मेरे एरिया में मैं अगर बड़ा सेठ हूँ और मैं अपने एरिया में, मेरे एरिया में दाल होती है कोई, तो मैं 5 किले में बड़ा गोडाउन बना के सारे जिले की दाल खरीद के उसमें डाल सकता हूँ। तो उसका भी तो एक दुष्प्रभाव पड़ेगा कि वो जो कॉरपोरेशन लेगा वो कम पैसों में उसको क्यों बेचेगा? जब आप कॉरपोरेशन अगर लेगा तो भी वो किसी प्राइवेट डीलर के थ्रू लेगा, तो जब उसमें 2 लोगों का प्रॉफिट शामिल हो जाएगा तो वो कैसे एक आम आदमी के लिए कैसे सस्ता अनाज मुहैया करा सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो महंगा कराएंगे। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी जो आम तौर से है भारत में जो आटा बिकता है, गेहूँ था 17-18 रुपये इन्होंने खरीद करी, और आटा 20, 22, 25, 27, 28 तक बिकता था। अभी रिलायंस का आटा आया है, वो 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, और अभी तो ये शोर शराबा मच रहा। और अगर ये थोड़ा सा धंधा अगर कम हो जाता, ये पंजाब के लोग शोर ना मचा रहे होते, तो अभी उनके स्टोर पे 100 रुपये ये बिक रहा होता। आप बाज़ार से दलिया खरीदने जाओ, थोड़ा अच्छा उसमें होता है, अगर बढ़िया उसकी पैकिंग कर दी, 2 रुपये की पैकिंग लगा दी, 2 रुपये और उसका चार्ज लगा दिया, और उसको 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये में बेच रहे हैं ये लोग। तो सर, किसान जो है वो अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है एक किस्म से, वो तो देश की लड़ाई पहले लड़ रहा है कि एक आम आदमी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। कंज्यूमर के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि देखिए, जो चीज़ अब मक्का जो है हमें 700 रुपये क्विंटल में बेचनी पड़ी, 7 रुपये किलो। मार्केट में अगर 1 किलो मक्का आप खरीदेंगे, उसका पैकेट में वही 90 रुपये का पैकेट मिल रहा है, और आटा उसका जो है 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो कंज्यूमर को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि किसान से तो 7 रुपये ले रहा है व्यापारी, और वहाँ दुकान पे छोटे दुकानदार बेच रहे हैं उसको 90 रुपये में। तो दुकानदार से एक से बात हुई, वो कह रहा है कि ये हमें तो इसमें 2-4 रुपये मिल जाते हैं भाई। तो मैंने कहा बीच का जो डिफरेंस है वो कौन ले जा रहा है? तो बीच का डिफरेंस जो है वो आप खुद समझ सकते हैं, जो उसका स्टॉक करेगा, स्टॉकिस्ट जो है, डिफरेंस सारा उसकी जेब में चला जाएगा। तो ना किसान को मिल पाएगा, ना उसको दुकानदार को मिल पाएगा। तो बीच का डिफरेंस जो है सारा वो खा जाएगा। बीच में स्टॉकिस्ट जो स्टॉक लिमिट जो हटा रहे हैं इस कानून में, तीसरे कानून में, कि स्टॉक लिमिट जो है उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, तो वो जितना मर्जी भंडार करेगा और अपने हिसाब से अपनी मर्जी से उसको महंगा करेगा। तो सर, जैसे एक जैसा हमारे पास अंबुजा की फैक्ट्रियाँ खुली हैं, यहाँ गुजरात की फैक्ट्रियाँ, हमारे रुद्रपुर संगम खुली, तो मक्की के हमारे कॉन्ट्रैक्ट करा, मक्की खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा था, 1850 रुपये करा था, हमने तय करा था हम लोगों से, 50 रुपये बोनस देंगे, 1850 रुपये रेट खाते हैं लोगों ने।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ थे। मीटिंग हमने पूरे गांव में मीटिंग कराई। 500 एकड़ मक्का भिजवा लिया हम लोगों से। 100 रुपये सर्टिफिकेट उसकी देंगे, बीज की देंगे, वो भी नहीं दी हम लोगों को। हम जब मक्का तैयार होगी लेने वाला कोई नहीं, करते कराते हम लोग को मजबूरी में आके 800 रुपये, 900 रुपये, 700 मक्का बेचना पड़ा। कि इन लोगों ने मतलब भी हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें 1100 रुपये मक्का वहाँ मिल रही है जो हिंदुस्तान की वहाँ से मिल रही है, बिहार से, हम क्यों लेंगे मक्के महंगी। अब मान लिया गुजरात में वहाँ से मक्का मिलती है, हमें 1100 मिलती है, हमारे वो क्यों लेंगे। वो MSP मूल्य का यही है कि सारे हिंदुस्तान में एक ही मूल्य रहे। जब एक मूल्य रहेगा तो यहाँ का आदमी व्यापारी दूसरी जगह बेच नहीं जाएगा, काश्तकार बेच नहीं जाएगा। हमें यहाँ जो मिल रहा है हम क्यों जाएंगे वहाँ दूसरी मंडी में बेचने के लिए, हमें यहाँ मूल्य मिले। बाकी इसका काश्तकार को जब व्यापारी का बनिए का जैसे रिश्ता, तो माँ बाप का रिश्ता है इनका आपस में। रात में आधी रात पैसा मिलता है तो वो देता है, दे देंगे। मेरा धान बेचे को 2.5-3 महीने का आज तक पेमेंट नहीं मिला धान का भी। कहाँ से काम चलाएं हम लोग, जिम्मेदार कहाँ से काम चलाएगा आदमी। जब हमें आधी रात में पैसा चाहिए तो आधी रात में बीमार कोई होता तो वो पैसे देते हैं हम लोगों को। अब जो हमारा अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है तब हम इस पर भरोसा क्या करेंगे। MSP पर हमें तो इसमें MSP चाहिए, लिखित रूप में चाहिए। जब हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक रेट होगा तो हमें विश्वास तो होगा। तो सर कहीं ना कहीं जैसे हमारे एग्रीकल्चर के जो भी कानून हैं, जो पॉलिसी बनती है, उसमें किसान का कहीं रोल ही नहीं है। मतलब कहीं किसान का तो कहीं रोल है ही नहीं। इन लोगों ने जब पॉलिसी बनाई थी, जब ये कानून बनाए थे, काश्तकारों को लेते बीच में, इनके संवाद करते हैं लोग, संवाद करते हैं तब इस पॉलिसी को कानून बनाते जे। हम लोगों को तो बीच में काश्तकार को बीच में लिया नहीं, अपनी मर्जी से पॉलिसी बना दी, अपनी मर्जी से कानून बना के रख दिए। बना पहले लिए, साइन करवा के देख दिया, कानून बन गए। लोग एक तो कोरोना महामारी के कारण मृत्यु के दार पर खड़े हैं, और इस टाइम पर आप दबंगाई से जबरन उनके ऊपर ये कानून थोपते हो, काले कानून लाते हो, तो ये उनकी तरफ से तो इतिहास होगा, लेकिन हमारे तरफ से ये काला कानून है। तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि मेरा ये मानना है कि ये खाली किसानों का लिए काला कानून नहीं है। अभी हमने पूरे भारत में अर्बन एरिया को देखा या पूरे भारत में पूरे ग्राहक को देखा, तो इन्होंने इस कानून में एक लाया है कि जमाखोरी की पाबंदी इन्होंने उठाई है। अगर जमाखोरी की पाबंदी उठाई जाती है तो अभी बड़े बड़े जो उद्योगपतियां हैं, पूंजीपतियां हैं, वो क्या करेंगे कि बहुत ही बड़ा स्टॉक करके रखेंगे। मार्केट में जब सभी अनाज ख़त्म हो जाएगा तब मनमानी करके बेचेंगे। 20 रुपये किलो का गेहूँ वो 50 रुपये किलो में बेचेंगे, 70 रुपये किलो में बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, किसान को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि उसका कम दाम में लिया जा रहा है, किंतु उससे ज़्यादा नुकसान होगा ग्राहकों को।